नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्माणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं एपी महेश्वरी सर, अनंत प्रसाद महेश्वरी सर। दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज गेटिंग एसोसिएटेड। सर हमारे कॉन्फ्रेंस में आए थे जब हमने मार्च में कॉन्फ्रेंस किया था। एंड थोड़ी सी खुफिया बातें बता देती हूँ सर के बारे में। ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। ही हैज वर्कड in very communally sensitive areas of Uttar Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir. He's been awarded the President's Medal for his exceptional services. Sir has also been DG, that is Director General of CRPF, and Director General of Bureau of Police Research and Development. और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, he's been associated with the security wing of Home Ministry. Now that is a big profile और ये बहुत छोटा सा है बाय द वे। अभी बहुत लंबा है बट सर ने कहा कि थोड़ा छोटा ही रखना, सो आई वुड कन्फाइन टू दैट। लॉट ऑफ क्लीनिंग इज हैपनिंग भारत में। जैसे गंगा जल से सफाई की जाती है, घर में छिड़काव किया जाता है, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाई जाती है सफाई करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, सैनिटाइजेशन किया जाता है। कुछ इसी तरीके से भारत में साइलेंटली और चुपचाप एक मुहिम चल रही है। गली गली कूचों कूचों में इंटेल एजेंसीज काम कर रही हैं, and they are doing it very subtly, and we will not be naming taking name of any of the agencies for the so that उनका वर्क हैम्पर ना हो। बहुत सारे दोस्त और दुश्मन दोनों हमारे शोज देखते हैं, इसलिए सर टू बिगिन विद, मैंने सुना है द फर्स्ट एंड द फायरी क्वेश्चन इज लॉट ऑफ cadets have been employed by intel agencies in identifying these pests in the country. जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कई प्रणालियां अपनाती हैं, उसमें वो सिविक सोसाइटी की भी मदद लेती हैं और उसमें कई तरह के सोर्सेज अपने डेवलप करती हैं। स्टेट की जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, जहां से भी जिस तरह की कारगर सूचना मिल जाता है उसको ले लेते हैं और किसी भी तरह के तत्व के अस्तित्व को वेरीफाई करने के लिए जो आवश्यक होता है वो करते हैं और उसके पुष्टिकरण के बाद ही कुछ कार्रवाई की जाती है। और वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज खुद नहीं करती हैं, जो विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो एजेंसीज हैं उनका ध्यान आकर्षित करती हैं, उनको सूचना देती हैं और जो कानूनी तौर पर आवश्यक है वही कार्रवाई की जाती है। सर हम किन पेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हटाने के लिए या साफ करने के लिए उन्हीं की कम्युनिटी से लोगों को इंटेल एजेंसीज ने हायर किया है। कम से कम 500 से 700 अभी रिसेंटली हायरिंग हुई है दिल्ली के अंदर सर। जी नहीं, देखिए वो काम करने के कई तरीके हो सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि किसी समूह विशेष से ही उनको हायर किया जाए। वो एक बहुत सारे तरीकों में से वह एक तरीका हो सकता है और वो कारगर भी रहता है, बिकॉज वो भाषा का प्रश्न है, उसको पहचानने का प्रश्न है और अंदर खाने कई चीज़ें होती है, लेकिन वही एक स्रोत नहीं है। वैसे मैंने कहा कि अनेकों स्रोत होते हैं और अनेक कई व्यवस्थाएं प्रशासनिक होती हैं और हर स्रोत से कुछ ना कुछ इनपुट आता है। जी ये मेरा सर, कहना है। भारत के अंदर जो सबसे बड़ी पेस्ट है आज के डेट में, दैट इज द बांग्लादेशीज। ये हर स्टेट में, हर एरिया में, हर गली कस्बे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी सफाई को लेके बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। देखिए, अ, किसी किसी भी राष्ट्र को ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह की घुसपैठ को रोके, अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखे, अपने नागरिकों की रक्षा करे। अब ये जो बांग्लादेशी मुद्दा है कोई अचानक तो हुआ नहीं है, इसको काफी समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अब वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत इस पे एक कार्रवाई की जा रही है जो कि हर एक राष्ट्र का अपना अधिकार है और उसमें कानून लागू है कि जो फॉरेनर्स हैं आइडेंटिफाई करने के बाद कि जो सिटीजन्स नहीं है फॉरेनर्स हैं, तो फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना लाजमी है, उनको डिपोर्ट किया जाना, जो भी व्यवस्था है। तो ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, कानून में इसका बहुत कालांतर से प्राविधान है और कोई वर्तमान में जो सरकार है यदि वो इसमें कार्रवाई कर रही है तो इसमें कोई मैं ऐसा नहीं समझता कि ये कोई अपवाद है। जो कार्रवाई अपेक्षित है, जो बहुत साल से नहीं हुई है, जो राष्ट्र हित में है, वो कार्रवाई की जा रही जी सर, बांग्लादेशीज अपने आप तो उठकर आए नहीं है, उनको बहुत सारा सपोर्ट मिलता रहा है।
और सभी ने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात की, तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो सभी को पता है कि वो उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, कमीशन के चलते द एंटायर मशीनरी इज ऑयल, मतलब नीचे से लेके सबको पैसा बढ़ता है, सभी को पता है। बट इसमें काफ़ी सारी एनजीओज़ के बारे में बात हो रही है, जो इस चीज़ को बहुत पुश करती हैं। एनजीओज़ का इससे क्या लेना-देना है? एनजीओज़ कहाँ से पिक्चर में आती हैं बांग्लादेशीज़ के लिए? और ये जो हम रिक्रूट्स की बात कर रहे हैं, महेश्वरी सर भी मेरे से एग्री करेंगे, ये रिक्रूट्स लोकलाइज़्ड हायर किए जा रहे हैं, स्टेट वाइज़ हायर किए जा रहे हैं। इनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए प्रेफ़रेंसेस कि उनकी भाषा बोलते हों, उनके बैकग्राउंड से हों, उनकी कम्युनिटी से हों, इट बिकम्स ईज़ियर टू आइडेंटिफ़ाई देम। जी सर। देखिए इसमें मैं यही कह सकता हूँ, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है। एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि जो भी आज हो रहा है विश्व में, सीधे युद्ध के साथ-साथ जो छद्म युद्ध युद्ध है, जो प्रॉक्सी वॉर है, तो आजकल जो भी वॉर है सिविक सोसाइटी की टर्फ पे शिफ्ट हो गया है। तो कई तरह से उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, जिसमें कई तरह के एनजीओज़ का भी सहारा लिया जाता है, उनको कई तरह के फॉरेन डोनेशंस भी आते हैं। तो अंडर द गार्ब ऑफ एनजीओज़ भी कई हमारे एडवर्सरीज़ हैं, वो काम करते रहते हैं। तो ये वल्नरेबल पॉकेट्स होती हैं, क्योंकि कोई भी आदमी है ज़बरदस्ती आया है, उसका यहाँ अस्तित्व नहीं है, नागरिकता नहीं है, गरीब है, वो वल्नरेबल सेक्शन है, उसको इमोशनली, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसा करते होंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ हाई हैं। तो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा खतरे का कारण बना रहता है, और ऐसा हुआ भी है कि इन एलिमेंट्स को यदा-कदा स्लीपर सेल की जैसे यूज़ किया गया है, उनको एक्टिव किया गया, बिकॉज़ इमोशनली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं आइदर रिलीजियस ग्राउंड पे या अदर ग्राउंड्स पे, और इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, उनके अस्तित्व का सवाल होता है। तो अगर आप देखिएगा कि कुछ भी अगर ऐसे तत्व हैं जो कि राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, तो ये बहुत खतरा है। तो मैं जो लोग घुसपैठिए हैं, वो राष्ट्र की नीति के खिलाफ हैं। अब जो लोग उसको करवाते हैं, करते हैं, वो एक अन्वेषण का विषय है, और वो क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, इसमें कालांतर से कई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आप देख लीजिए, जैसे बॉर्डर पे भी कई जगह बॉर्डर फेंसिंग नहीं थी, कालांतर में भारत ने बॉर्डर्स को भी सील किया है, और बॉर्डर एजेंसीज, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और डिफरेंट एजेंसीज हैं, उनके बीच में भी इंटीग्रेशन बढ़ा है। पहले कई जगह थी, आपके और हमारे संज्ञान में है कि बॉर्डर पोरस था। कई कंट्रीज से हमारी जैसे बांग्लादेश को ही ले लीजिए, पहले दोस्ताना था, फिर अचानक वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो एकदम दूसरे वहाँ घटक उभर गए, और अब वो उतना जितना दोस्ताना हम लोगों का संबंध था नहीं था। तो ये सिक्योरिटी के परिवेश पे भी प्रभाव डालता है। तो ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं, और उसके हिसाब से हम लोगों की भी नीतियां बदलती हैं। तो हमने बॉर्डर को स्ट्रांग भी किया है, बॉर्डर में फेंसिंग भी की है, स्मार्ट सिस्टम्स भी लगाए हैं, लेकिन कभी के बाद इसमें अपवाद होते रहते हैं, इसमें फ्रिक्शंस होते रहते हैं, देयर इज नॉट कंप्लीट इंटीग्रेशन। ये मानना पड़ेगा कि जो सेंट्रल और स्टेट, हम जब नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड की बात करते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड और स्टेट सिक्योरिटी ग्रिड में भी बहुत अंतर आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि वहां पर अब ये होना नहीं चाहिए। जैसे किसी भी लोकतंत्र में हर एक पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखे और जनता उनको चुने, लेकिन चुनने के बाद उनका नजरिया हो जाना चाहिए कि सब राष्ट्र ये हित में सब मिल करके काम करें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मैं तो देखा नक्सल वाले परिप्रेक्ष्य में भी काम करते हुए, अगर सेम गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल में, स्टेट में, तो वो अपने अपने हित की बात करते हैं, उससे सिक्योरिटी सफर करती है। ऐसे ही जो बॉर्डर ग्रिड्स में भी है, बॉर्डर ग्रिड्स में भी कई दफे होता है, बिकॉज द स्टेट, लैंड स्टेट के पास है, जो लोग हैं वो स्टेट के पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास संवैधानिक अधिकार हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है। आप देखिए, जब बॉर्डर सिक्योरिटी की बात होती है, तो कई दफे मैं भी उसका विटनेस रहा हूं, कई दफे हम राज्य सरकारों से जमीन मांगते हैं, वो नहीं देते हैं, या जो डिजायर्ड लैंड है उसमें डिले हो जाती है, उस जगह नहीं देते, उसको परिवर्तित कर देते हैं। ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं, और ये सारी चीजें, ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो सेंट्रल एंड स्टेट की जितनी भी ऑपरेटर्स हैं, इंक्लूडिंग द पार्टी इन पावर और द गवर्नमेंट्स जो वहां काम कर रही है, वो एक तरह से लोग जनप्रतिनिधि हैं, और हमें राष्ट्रीय हित में सोचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है।
और ये सबको मालूम है, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों के अपने हित हैं, कुछ लोगों के अपने हित हैं जो कि बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं। तो इस तरह के कई तत्व हैं। और बाद में तो आप ये देख लीजिए कि जो हमारे एडवर्सरीज हैं, पड़ोसी देश हैं जो कि हमारे खिलाफ कार्य कर रहे हैं, आतंकवाद फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्होंने तो बाद में हमारे यहाँ पर जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, उनके थ्रू काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए पुलिसिंग का भी रोल बढ़ गया कालांतर में आप देखेंगे, बिकॉज दे वो डिनायबिलिटी का ऑप्शन यूज करना चाहते हैं। हमारे यहाँ के जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, सिंडिकेट्स हैं, और ऐसे लोग हैं जिनमें ईमान शेष नहीं रह गया है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये घटनाएं होती रही हैं और एजेंसीज इस बारे में काम भी करती रही हैं, कानून भी अप्लाई करते रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स होती रही हैं। और बॉर्डर स्टेट्स में कभी कभी बहुत सेंसिटिविटी भी हाई हो जाती है। तो जितने ड्रग ट्रैफिकर्स हैं और जो जितने ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, वो भी उन्हीं लोगों को, जो ह्यूमन टेरेन है बॉर्डर एरियाज में, इनसाइड में, उसी ह्यूमन टेरेन में से ऐसे तत्वों को निकाल करके यूज करते हैं, चाहे वो लालच से करें, किसी और हित से करें। तो इसमें अब सिविक सोसाइटी का दायित्व इतना बढ़ जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारे आसपास कौन रह रहा है, नहीं रह रहा है, हम पुलिस को सूचना दें, इंटेलिजेंस एजेंसीज को सूचना दें। मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा जो इन्फिल्ट्रेशन है, लेकिन कई तरीके से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में उसको खोखला करने के लिए घुसपैठ की जा रही है। हाँ जी सर, एनी पर्टिकुलर एनजीओज यू रिमेम्बर जो बांग्लादेशीज को भारत के अंदर लाने की बहुत कोशिश कर रही हैं? एक का तो मैं एग्जांपल अभी दे सकती हूँ। अभी जैसे इलेक्शन कमीशन अपना स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट तैयार कर रही है बांग्लादेशी को छाटने को, या इलीगल वोटर्स को भी, एंड बांग्लादेशी रिपोर्टर्स आर देयर इज अ नेटवर्क कॉल्ड ओमिदिया नेटवर्क. नाउ these people are trying to fight their cases in the parliament, in the supreme court. So I see them standing with the Bangladeshis. आपको कोई और एनजीओ से याद हो जो इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो? देखिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन एनजीओ है उसका नाम लेके बताया जाए, लेकिन एजेंसीज को इसकी खबर रहती है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितनी भी एजेंसीज हैं आपस में मिल करके, और ऐसा होता है कि एक इकोसिस्टम होता है, एक इकोसिस्टम होता है। तो लोकल पुलिस के पास अपना इन्वेस्टिगेशन का संसाधन है, एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, एनआईए होती है जो जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसको ईडी कंट्रोल करती है। ये सब मिल करके उस इकोसिस्टम को, जब तक वो मिलकर के काम नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो कि उनकी पैरवी करते हैं, और ये हर हर उसमें पाया जाता है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जितना पहले वायलेंस हुआ, उसमें भी उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो उनके लीगल केसेस लड़ते थे, उनके खिलाफ एक परसेप्शन क्रिएट करते थे कि साहब उनसे जाती हो रही है। ऐसे ही नक्सल एरिया में भी आप देखेंगे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक तरह से नरेटिव चलाते हैं एंड कॉग्निटिव कंट्रोल करते हैं, एक परसेप्शन पैदा, एक वॉर ऑफ परसेप्शंस को ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो दो तरह की वॉर होती है। एक तो होता है कि वॉर एक्चुअल ऑन द ग्राउंड, वहां पर कि हमारा जो एनिमी है, एडवर्सरी है, वो विभिन्न तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा ग्रिड में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और दूसरा एक वॉर ऑफ परसेप्शंस है जिसमें कि परिदृश्य क्रिएट किया ऐसे किए जाते हैं ताकि लोग बाग भ्रमित हों। तो हर तरीके से कॉग्निटिव कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल, हर तरीके से उसको इसको बात को समझना पड़ेगा। और इसमें अब वो वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इस बात को समझे कि राष्ट्रीय सुरक्षा में उसका भी योगदान है। अपने पड़ोस में आसपास कौन रह रहा है, हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा कि साहब हमें फ्री में काम करने को कोई मिल जाए, हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं कई लोग बधवा मजदूरी कराते हैं, और कई ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं। अगर कोई करवा भी रहा है तो हमको भी सचेत होकर के अथॉरिटीज का साथ देना है। क्योंकि आप सिक्योरिटी, आई मीन, आप इसको आइसोलेटेड ना लेके कि एक ही है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द टोटल गेम प्लान, अगर आप ओवरऑल व्यू लेंगे इसको। और ये कालांतर से चल रहा है, एंड कई तरह की इसमें खबरें कालांतर से आती रही हैं कि लोकल पॉलिटिशियंस भी इसमें इंटरेस्टेड रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लोगों ने किया है। अच्छा, कुछ चार्ड लैंड ऐसी हैं, कुछ रिवर फ्रंट्स ऐसे हैं जो अपना कोर्स बदलते रहते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटी कालांतर में इश्यू हो गई हैं, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उससे हुआ हो, चाहे कैसे भी हुआ। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी रहा है कि लोगों ने बिना देखे वहां बैठ करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो बांग्लादेश बॉर्डर की भी वैसी हालत है।
तो कई ऐसी समस्याएं कालांतर से आती रही हैं और हम लोगों ने धीरे धीरे हमारे सुरक्षा कवच को स्ट्रांग किया है, एपरेटस को, बॉर्डर एरियाज में भी। और ये इस तरह की देखिए लास्ट ईयर भी हुआ था, बंगाल को लेकर के ये बात हुई थी कि तब भारत सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया था सेंट्रल एक्ट में अमेंड कर करके, और उसकी सीमा 10 किलोमीटर से 50 और इस तरह से 60 किलोमीटर तक बढ़ाई गई। इस तरह की भी जरूरत होती रही है। तो वो मैंने इंडिकेट किया कि अब टाइम आ गया है कि हमें साइलोस से हट करके नेशनल सिक्योरिटी पे सोचना पड़ेगा। अब क्यों नहीं सोच रहे, कौन लोग हैं जो नहीं सोच रहे, ये प्रत्येक नागरिक के लिए विचार का प्रश्न है। और ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि हाँ, अगर आप कि अच्छा, इसमें होता है क्या है, आप दूसरी कंट्रीज में भी देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़े कंट्री में भी देख लीजिए, वहां पे भी वहां का आदमी फील करता है कि भाई बाहर से जो लोग अवैध आ गए, यहाँ कब्जा कर रहे हैं, उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, वहां का इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन फैब्रिक और टोटल ह्यूमन टेरेन डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो ये इतिहास में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, दूसरी कंट्रीज में भी हो रहा है। तो हर एक कंट्री को ये अधिकार है कि अपने देश की जो नागरिक नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा करे। अगर हम नीति के तहत किसी को परिचय दे रहे हैं तो हमारा धर्म बनता है, उसके रूल्स अलग हैं। लेकिन कई कन्वेंशंस में हमने हिस्सा नहीं लिया है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसके तहत, जहां पर कि हम एग्री करते हैं कि हाँ, हम इनको इनको एक नीति के तहत पनाह दे रहे हैं, तो उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर घुसपैठ हो रही है तो वो अब किसी भी कारण से हुई है, वो सब्जेक्ट अन्वेषण का है, भविष्य में व्यवस्थाओं को सुधारने का है। सर, आप आईपीएस रहे हैं, यू हैव बीन विद द सिक्योरिटी विंग ऑफ द होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आल्सो। आप सीआरपीएफ के भी डीजी रहे हैं, बॉर्डर ऑफ रिसर्च एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहे। ये बॉर्डर क्रॉस करके आते कैसे हैं? इज द बीएसएफ कॉम्प्रोमाइज? क्या बॉर्डर पे हमारे इनफ वो नहीं है, पहरेदारी नहीं है? Because without the compromise, it is not possible. And this thing has been started coming up in social media. Is the BSF compromised? A lot of important people have started commenting on that. देखिए ऐसा नहीं है कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं और गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करती हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर में हम लोग ये नहीं कि हम चप्पा चप्पे पे आदमी लग जाएं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। टेक्नोलॉजी एट टाइम्स सेल्फ सर्वर्सिव हो जाती है, कोई आदमी उसको डिफीट भी कर देता है। कई जगह कवरेज नहीं भी होती है, जैसा मैंने कहा कि चार्ड लैंड्स हैं, रिवर्स अपना कोर्स बदल लेती हैं। द डिफिकल्टी ऑफ टेरेन है, उस डिफिकल्टी टेरेन में यदा कदा घुसपैठ संभव हो जाती है डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स। लेकिन ये कोई सिंगल लेयर सिक्योरिटी नहीं है। आप अगर टोटल सिक्योरिटी समझें तो बॉर्डर पे एक है, लेकिन वहां पर ह्यूमन टेरेन है, ह्यूमन सेटलमेंट है। वो ह्यूमन टेरेन जो है वो स्टेट पुलिस के अंतर्गत आता है। तो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, और वो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर का काम करती है। उनकी भी ड्यूटी है कि मान लीजिए कोई इत्तेफाकन बच करके आ गया। अब आप अपने आप को बहुत स्वस्थ रखती है, हाथ धोती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी कोई कीटाणु आपके शरीर को बेध जाता है। ये संभव है डिस्पाइट द बेस्ट, बिकॉज ये टोटल सील्ड नहीं है कि साहब चप्पे चप्पे पे आपने पूरा इसको क्लोज कर दिया है। वी हैव ट्राइड टू डू इट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाती है। लेकिन ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। सेंट्रल एजेंसी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रही है। लेकिन उसके बाद में सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर के रूप में स्टेट पुलिस फोर्सेस भी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारी वहां पर एजेंसीज काम करती हैं। कस्टम भी काम करते हैं, एक्साइज वाले भी हैं वहां पर, रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, कमर्श जहां पर हमारी चेक पोस्ट है, आईसीपीज हैं, जहां से कमर्शियल ट्रेड परमिटेड है, वहां पे भी कई तरह की एजेंसीज हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं और उनके बीच में एक तरह का इंटीग्रेशन होना, और वो हर एक आदमी कोशिश करता है बेस्ट ऑफ स्कैनर्स भी लगे, लेकिन उसको, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि कि टेक्नोलॉजी को भी वो डिफ्यूज करके घुसने की कोशिश करते हैं, तो यादा कदा सफल हो जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं, मैंने खुद ने बीएसएफ में भी काम किया है, एंड इंक्रीजिंगली फाउंड कि जो स्टेट एजेंसीज हैं बहुत मिलकर के अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसके पहले जो सरकार थी बांग्लादेश में भी हैड फ्रेंड रिलेशन, तो जॉइंट पेट्रोल्स भी होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद पूरा का पूरा परिवेश बदल गया है। इट हैज बिकम नाउ ए वेरी चैलेंजिंग बॉर्डर, और इसमें अब अगेन इस पे द सिक्योरिटी फोर्सेज हैव रिस्पॉन्डेड, बट एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन टेरेन एंड ज्योग्राफिकल टेरेन,
उस पे स्टेट का भी कंट्रोल होता है। तो कभी कभी जहां पर यदा कदा सेंट्रल एंड स्टेट के विचारों में या पॉलिसीज में या इम्प्लीमेंटेशन में एब्सोल्यूट कॉन्फ्लुएंस नहीं होता है, समविष्ट कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। और उसको देखना, उसको चुन करके निकालना और उसको स्थिति को दुरुस्त करना, ये हम सबका कर्तव्य है, नागरिकों का भी है और एजेंसीज का भी है, और ऐसा किया भी जाता है। और मेरे ख्याल से वर्तमान व्यवस्था में उसमें कार्रवाई भी की जा रही है ना? जी हाँ, मैं एक जी। लार्जर पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। एंड वाई सर जुडिशरी इतनी रिलक्टेंट क्यों है इन लोगों को बाहर निकालने के निकालने में? आई मीन केसेस पहुंचते हैं बांग्लादेशीज की साइड से, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, सिद्धार्थ अग्रवाल, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। मतलब इट्स इट्स अ बिग हैसल। इनको तो साथ में खड़े होना चाहिए कि निकाल के बाहर खड़ा करो, और नहीं तो इतना ही प्यार बरस रहा है तो बहुत सारे जजेस का इतना ही दिल मोम की तरह है, तो मैं तो बोलती हूँ आपके घर और आंगन में बहुत सारा गार्डन इतने बड़े बड़े हैं आपके, क्योंकि आप लोग तो जजेस हैं, तो वहां पर भी इनको थोड़े झुग्गे झोपड़े लगाने दीजिए सर। सिंपल रिक्वेस्ट है। ओवर टू यू सर। नहीं नहीं, देखिए, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करते हैं और हम कानून को सर्वोपरि रखते हैं। तो कोई भी कार्रवाई कोई भी जुडिशियल बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी करती है, उसको कानून का पालन तो करना चाहिए। अब आप कसाब का ही प्रश्न देख लीजिए, सबने टीवी पे देखा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उसको एक बचाव का पक्ष दिया गया, एक जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किया, और उसी से हमारे विश्व में भी एक हमारी ट्रस्टवर्दीनेस होती कि वी आर लिविंग इनटू ए very clean and a big and a reliable and a dependable democracy. We are strong in ourselves as a democracy. Now, जब ये प्रश्न आते हैं तो जुडिशियल बॉडीज भी उसको लोकतांत्रिक तरीके से, जो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक न्याय का पहलू है, जो प्रोसीजर्स हैं, उसको मान्यता देती हैं और प्रोसीजरल एज वेल एज सब्सटेंटिव जस्टिस करती हैं। अब इसमें टाइम लग सकता है, नहीं लग सकता, वो दूसरा प्रश्न है। वो उसको एक गो में डिसाइड करें, उसको कैसे डिसाइड करते हैं, सबकी सुने, उसको एक्सपीडाइट करें, ये जुडिशरी का अपना ऑपरेशनल एंगल है, जिसपे कि मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं केवल सिद्धांत की बात कह सकता हूं कि हाँ, हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हर एक को बचाव का मौका दिया जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। अगर हम और यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया एस्टैब्लिश्ड है, तो हमारे फॉरेनर्स एक्ट एस्टैब्लिश्ड है, उसके जो प्राविधान है उसके तहत जो भी कार्रवाई है, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि कोई जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उसको एक बार की लगातार हियरिंग करके जल्दी से जल्दी डिसाइड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है और इसमें अनावश्यक किसी प्रकार का अवॉइडेबल विलंब, जो कि अवॉइड किया जा सकता, जो कि अवॉइडेबल है, वो ऐसा विलंब नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं एज ए सिटीजन आपको कह सकता हूँ कि ये मेरी मान्यता है। सर आप इतने सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये ज्यादातर मिलिट्री जोन्स को घेर कर अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। जब मैं बात करती हूँ बांग्लादेश और रोहिंग्यास की, स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर्स के आसपास अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। इज इट नहीं जस्ट देखिए, मैंने आपको रियलिटी? मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ये जो पॉपुलेशन होती है, ये वल्नरेबल होती है, कैन बी इजीली एक्सप्लॉइटेड बाय द एडवर्सरी, और चेष्टा की जाती है एज ए पार्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर टैक्टिक्स बाय द एडवर्सरी कि वो इनको अपने वश में करें, बिकॉज ये लोग वहाँ के सिटीजन है नहीं, वहाँ पर आके पनपना चाह रहे हैं, इनको इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वल्नरेबिलिटी हाई रहती है, और यू नेवर नो कि कौन हमारा एडवर्सरी इनको कैसे इनडायरेक्टली मदद करके और इनको प्रेरित करता है कि वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे अपने आप को एस्टैब्लिश करें, वहाँ की खुफिया जानकारी दें। कई लोग तो इनमें से आज हाउस हेल्प, मेस में काम करने के लिए पोर्टर्स, ये वो बन करके भी काम करते हैं। और पहले विगत में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि कश्मीर में भी जैसे आया था कि आर्मी कैंप्स में जैसे घुसपैठ हुई, तो कई लोग पोर्टर्स बन के कई टाइम से काम कर रहे थे। वो ये सारी जितनी चूक हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि किसी से मिल के मल्टीपल आइडेंटिटी कार्ड बना लेना, ये कर लेना, अपना आधार बना लेना, वो कैसे चूक होती है, नहीं होती है, वो इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है और इस चीजों को सीरियसली लिया जाना चाहिए। और इसमें मैंने कहा कि नॉट ओनली द एजेंसीज, लोकल पुलिस का भी दायित्व है,
सेंट्रल एजेंसीज के अलावा वहाँ के नागरिकों का भी दायित्व है, क्योंकि जब तक नागरिक नहीं जुड़ेगा, अब हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं कि एक बड़ा मतलब कि पुरानी सेइंग है कि हर एक पुलिस वाला वर्दी में एक नागरिक है और हर एक नागरिक बिना वर्दी के एक पुलिस वाला है। ये मैंने हिंदी में बोला, एक पुरानी सेइंग है और इट इज ट्रू नाउ। जिस तरह का अब छदम वॉरफेयर हो रहा है, जिसमें एज आई टोल्ड यू कि सिविक सोसाइटी टर्फ हैज बिकम द वॉर जोन, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, इसलिए जितने तरह के एनजीओस काम कर रहे हैं, जितने तरह के एफडीआईज आते हैं, मल्टीपल सिक्योरिटी चेक होता है उन लोगों का, मल्टीपल चेक, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी शेल कंपनी खोल करके कहाँ से थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंट्री के थ्रू आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, कौन आदमी किस वेश में घुस जा रहा है। ये आज ही की बात नहीं है, ये आप चाणक्य काल से भी जो स्टेट क्राफ्ट चली आ रही है तब से लेके आज तक डिफरेंट कंट्रीज में, और डिफरेंट लोगों ने भी अपने अपने विभिन्न इतिहास के वो लिखे हैं। तो भेष बदल करके दुश्मन घुसने की चेष्टा करता है। अब तो ये हो गया कि लोकल क्रिमिनल नेटवर्क्स और सिंडिकेट्स को यूज करते हैं ताकि डिनायबिलिटी का ऑप्शन रहे, उनको यूज करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और इन लोगों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो दुश्मन कोशिश करता है कि हमारी सिक्योरिटी फैब्रिक को कमजोर करे, और लेकिन हम लोगों को इसमें, और मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्रत्येक नागरिक को अब सतर्क होना है, अपने राष्ट्र हित में कार्रवाई करनी है, और इस तरह की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसकी खबर, और हमारा मेरा रिक्वेस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज को भी रहेगा, पुलिस एजेंसीज को भी रहेगा, बल्कि ये जो इंडिया में पुलिस और पब्लिक के बीच में खाई है, ये हमारे लिए घातक सिद्ध होगी। दोनों को एक दूसरे के करीब आना, आपस में डायलॉग करना है, बात करनी है। पुलिस को अच्छे लोगों को तलाश करना, अच्छे लोगों को, अच्छे पुलिस वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे लोगों को तलाश करके उनसे संपर्क में रहना। कट ऑफ की अवस्था है और जो गैप है, इट विल प्रूव टू बी फेटल अगेन, बिकॉज द एवरीथिंग इज नाउ मूविंग ऑन टू द सिविक सोसाइटी। अब तो इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, किसी को रेडिकलाइज करके उससे काम लेना बहुत आसान हो गया है, बार बार उसको संदेश भेज करके। तो ये कॉग्निटिव कंट्रोल्स होने के बाद आप देख लीजिए कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कि आईसिस तो इंडिया में आया ही नहीं। they played with the mindset of certain people in Bangalore, और उनको बार बार उनको रेडिकलाइज किया गया डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड दे गॉट एवरीथिंग done even without crossing the border. See the threat, type of threat which is existing. So cognitive controls are passing on डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिफरेंट तरीके से, फिर नरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि वॉर ऑफ परसेप्शन, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है और इस तरह के परसेप्शंस क्रिएट कर दिए जाते हैं कि लोग बाग उससे वशीभूत होकर के राष्ट्र के हित के अगेंस्ट बरखिलाफ काम करने लगते हैं। राइट सर, हमें यूरोपियन कंट्रीज से क्या सीखना चाहिए व्हाइल डीलिंग विद बांग्लादेशीज? देखिए, हर एक कंट्री का अपना माहौल है, हर एक कंट्री का अपना इतिहास है, अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं, अपनी डिप्लोमेसी है। तो यूरोपियन कंट्रीज और इन सब से अगर हम देखें और जो पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें निकल करके आते हैं, तो ये है कि प्रोएक्टिव एक्शन इज ऑलवेज बेटर। हमें पहले से ही नीतिगत निर्णय लेने चाहिए कि हम किसको परिश्रय दे रहे हैं, किसको परिश्रय नहीं दे रहे हैं। हमको डिप्लोमेटिकली इसको टैकल करना है, हमको बॉर्डर पे इसे टैकल करना है। हमें इंडिया में एक और चीज़ है कि एज आई टोल्ड यू कि सेंटर और स्टेट के बीच में इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, और हम ये देख भी रहे हैं कि जहाँ पर डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, वो तो राष्ट्रीय हित का जहाँ प्रश्न आना आता है वहाँ सबको एक होना ज़रूरी है। तो वहां पर भी कई तरह के ऐसे फ्रिक्शंस हुए बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द बॉर्डर्स, तो वो यहाँ भी होते हैं कई दफे, उसको अवॉइड करना है। एंड हमारा जो इंटीग्रेशन, जो साइलोज है, साइलोज से हटके काम करें, टेक्नोलॉजी का बेस्ट प्रयोग करें। वहां पे भी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग हुआ, दैट अगेन हमारे ट्रेड इंटरेस्ट भी हैं, ये नहीं है कि ट्रेड रूट्स भी हैं, आईसीपीज भी हैं। तो ट्रेड में जितनी एजेंसीज हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं,
और जो सिविक सोसाइटी फोरम्स हैं इनको भी इंटीग्रेट करके होके काम करने की ज़रूरत है। आप देखिए जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वहाँ पर सिविक सोसाइटी को भी आगे आने की ज़रूरत है। ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग की जो इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो एवरीबडी हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस। तो ये सारी चीज़ें हम दूसरे के एक्सपीरियंस से अगर सीखते हैं तो वी मेक आवरसेल्व्स बेटर। वी एंड नंबर टू, ऐसा नहीं है, हमारे देश का जो इतिहास है अगर हम उससे भी सीखें तो हमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। एंड इफ वी डोंट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री देन द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ऐसी घुसपैठी पहले भी हुई है। हमारे यहाँ के लोगों ने दुश्मनों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, सत्ता में आने के लिए किसी का कत्ल कर दिया, पानी में जहर मिला दिया है। अगर हम हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे, हम ही में से ऐसे लोग हैं। तो इस सिविक सोसाइटी को, ऐसे लोगों को भी निकाल करके चयनित करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी, स्टेट अपरेटस को भी। तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम आप आसपास में देख लें, अपने इतिहास को देख लें। हमारे यहाँ पूर्वज, मैं तो कह रहा हूँ कि इतने लोग, इतनी बातें हमारे यहाँ बता के गए हैं, हम अपने आप में पूर्ण रूप से ये डेमोक्रेसी सक्षम है उसको हैंडल करने के लिए। बट नवरदलेस आपने एक पॉइंट उठाया है, तो हर चीज से हम सीख ही सकते हैं। एंड integration of the various agencies and the right use of the technology, and doing away of the various silos, these are very important, which we can learn from them. सर, हाउ आर आधार कार्ड्स बीइंग मैनिपुलेटेड एट सच अ वास्ट स्केल कि इतने सारे ये लोग लाखों की संख्या में भारत के अंदर घुस आए हैं? क्या आधार कार्ड को देख के कोई बता सकता है कि ये असली है या नकली है? बिकॉज आधार हैज एक्चुअली गॉट माई अटेंशन। इमेजिन मेरे पास वो लड़की हिंदू थी एंड शी केम फ्रॉम बिहार, मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट से आई। एंड इमेजिन शी इज अंडर अराउंड 18, 17, 18. She has 3 Aadhaar cards. I was shocked and she was very proud. She was trying to work out on Instagram and she was like, "Didi, मेरे पास 3 Aadhaar card हैं." And I was like, "How come?" तो she like, "बस बनवा लिया." And she used to vote 3 times. हाँ, तो मोल्स आर एवरीवेयर। वैसे तो आधार कार्ड डेटा इज रिलायबल, इट इज लार्जली रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, एंड इट इज एडमिटेड एज एन आइडेंटिटी ऑफ रेजिडेंस, नॉट द सिटीजनशिप बट एज एन आइडेंटिटी कि हाँ आप यहाँ रिसाइड कर रहे हैं। और रेजिडेंस के उसमें प्रूफ आप अपने आप लोड करते हैं, अनलेस दे प्रूव टू बी रॉन्ग, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि अगर आप गलत दे रहे हैं, डिसीव करना चाह रहे हैं। लेकिन गलत सर्टिफिकेशन, मोल्स आर एवरीवेयर एंड दिस इज हाउ द एवरी वन ऑफ अस हैव टू। तो ऐसा नहीं है आप जो कह रही है, मैंने भी अपने सर्विस के एक्सपीरियंस में देखा कि मल्टीपल आई कार्ड्स इश्यू हो गए, डिफरेंटली हो गए हैं, और ऐसे ऐसे कहीं कहीं देखने में आए हैं, और फिर वो उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो दिस मल्टीप्लिसिटी, बट ये भी नहीं है, और मैं तो आप बांग्लादेश बॉर्डर पे है कि उस अक्रॉस के भी हैं, उस साइड के भी हैं और इधर के भी हैं। तो कोई कई चीजें हिस्टोरिकली वहाँ बनी हुई है, उसके भी प्रॉब्लम है। कई ऐसे गांव के बीच में से जा रही है, किसी के तो घर के बीच में से हमारे पिलर्स जा रहे हैं, रेखा जा रही है, उससे भी कई चीजें बढ़ी हैं। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वी आर फाइंडिंग ए सोल्यूशन। बट एज आई टोल्ड यू कि सेंट्रल एजेंसीज का अपना काम है, पास वगैरह इश्यू करना, आई कार्ड बना, ये आधार बनाना, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना, बिकॉज जब आप अपलोड करते हैं तो उसमें भी रेजिडेंशियल प्रूफ अपलोड करना पड़ता है आपको। अब कोई कोई आदमी इसमें गलत इशू कर देता है या करता है, तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन होकर लीगल एक्शन होना चाहिए, और इसमें उन एजेंसीज का भी कोऑपरेशन होना चाहिए। सो तो अब एक अवेयरनेस बढ़ाने वाली भी बात है, एक अवेयरनेस बढ़ाने वाली भी बात है कि भाई हम अपने हित को लेकर के क्या क्या करते जा रहे हैं, नहीं करते जा रहे हैं। तो ये एक आना बहुत जरूरी है, और ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। मैं तो ऑफन एग्जाम्पल देता हूँ कि जब सोसाइटी धार ली, आप ये देख लीजिएगा कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमको कहा जाता था मोहल्ले में कि भाई उसके घर खाना नहीं खाना है, इसके घर पे गंदा पैसा आता है। ये वैल्यू सिस्टम था उस वक्त की सोसाइटी का, आइडेंटिफाइड थे जो लोग थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे, लेकिन फिर से इंडियन सोसाइटी में दो बड़े चेंजेस आए। पिछले 10 साल से हमने एक अभियान चलाया, और उसमें हुआ कि सब स्मोकिंग के खिलाफ अभियान चला। नहीं तो बसों में लोग बाग करते थे, सब लड़ाइयाँ होती थी। अब आप किसी की हिम्मत नहीं होती कि पब्लिक स्पेस पे जहाँ दूसरे लोग हैं कर ले, बिकॉज सोसाइटी अब खुद उसको बुरा मानती है। ऐसे ही जब बूथ कैप्चरिंग होती थी इंडिया में, क्यों होती थी? क्योंकि लार्जली कई लोग जाते नहीं थे, अब सब जाने लगे हैं, बड़े लोग भी, छोटे लोग भी, रिच भी, अमीर भी, गरीब भी, सब जाने लगे हैं विदाउट एनी ईगो।
अब बूथ कैप्चरिंग खत्म हो गई, नौ इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी को डिफ्यूज करके भी लोग बाग काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा ये दो बिग चेंजेस है विच गिव्स ए फेथ इन द इंडियन डेमोक्रेसी, इन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी एट लार्ज। तो अब हम धीरे धीरे अगर अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो अवेयरनेस इज द बिगेस्ट थिंग, और एक कॉन्शियसनेस आएगी लोगों को, क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, बहुत मोटी बात है। हमारा परिवार सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, ये समझना चाहिए लोगों को। तो इसमें अवेयरनेस बढ़ाने की और सबकी जरूरत है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, उससे कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसी में से एक दो मोल्स निकलते हैं इजी मनी लोगों को चाहिए होती है। तो धीरे धीरे अगर सोशल एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, अब देखिए जैसे अब आप ये भी देख लीजिए कि धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जहां पब्लिक डिसाइड कर लेती तो चेंज आता है। फिर कचरा फेंकना नहीं फेंकना, ये जलाना वो जलाना, धीरे धीरे अब कंपटीशन हो गया, कई सिटीज में ये हो रहा है कि नहीं हमारा क्लीनेस्ट टाउन होना चाहिए, वो एक लोगों में जज्बा आ गया है। तो ये एक चीज है जो हमें हिट करना है, क्योंकि ये अगर डाउन हो जाएगा, लोगों को चिंता ही नहीं रहेगी कि मुझे मेरा देश है मुझे ये करना है, तो आप कितना मॉनिटर कर लोगे, कितना कहाँ चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये वही हिंदुस्तान है, वही कम्युनिटी है, वही सोसाइटी है जहां पर कि ये दो बड़े चेंजेस पिछले 10-15 साल में आए हैं। तो आई हैव ए ग्रेट होप, एंड हमें अवेयरनेस है, परसेप्शन मैनेजमेंट है, राइट यूज करना है, एंड ये एक थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, महेश्वरी सर से कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इज ईमेल gayatrimishra@gmail.com। और अगर कुछ और भी मुद्दा है तो आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।